हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर धर्मवीर और आज शुरू करेंगे हम सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैंने तुमसे जो पिछली क्लास की वीडियो में बात की थी वो कंसंट्रेशन चल रहा था, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, और मैंने आपसे बोला था कि टेम्परेचर के साथ कौन सी कंसंट्रेशन चेंज होगी और कौन सी नहीं। तो देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं जरा कि कंसंट्रेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी और कंसंट्रेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं यहां पर। एक वो कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है और एक वो कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। तो एक तो ले लिया आपने मास परसेंटेज, इसमें वॉल्यूम नहीं है। एक आ गया वॉल्यूम परसेंटेज, एक आ गया मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एक आ गया मोलैरिटी जानते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर, कैपिटल M इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम लीटर। ठीक है। एक आ गया नॉर्मेलिटी क्या बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक आ गया स्ट्रेंथ इक्वल क्या था आपका, ग्राम पर लीटर यानी मास अपॉन वॉल्यूम, यहां एक आ गया मोलैरिटी, मास परसेंटेज हो गया, मोलैरिटी हो गया और मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। तो हर वो कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी इसमें भी वॉल्यूम है, नॉर्मेलिटी इसमें भी वॉल्यूम है, स्ट्रेंथ इसमें भी वॉल्यूम है। तो हर वो कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी और जो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है मोलैरिटी और मोलैरिटी के लिए कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में इनमें से किसकी वैल्यू चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों, मोलैरिटी चेंज हो जाएगा और मोलैरिटी चेंज नहीं होगी। ये पिछले टॉपिक में बातें मुझे बतानी थी जो मैंने अब बता दिया तुम्हें। ठीक है। और अब शुरू होगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक अच्छा टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी। अब सबसे पहले टाइप की बात तो बाद में करूंगा, पहले ये बताओ सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है डिसॉल्व होना, किसी चीज का डिसॉल्व होना। लेकिन डिसॉल्व कब तक हो जाना, कहां तक डिसॉल्व हो जाना, किस अमाउंट, किस लिमिट तक डिसॉल्व हो जाना। तो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिक्विड में किसी भी सॉल्यूट का, चाहे वो सॉल्यूट सॉलिड है, चाहे वो सॉल्यूट लिक्विड है, चाहे वो सॉल्यूट गैस है, तो किसी भी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट तक डिसॉल्व हो जाना। तो मैंने आपसे बोला सॉलिड का, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड को अगर आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो डिसॉल्व करते जाओगे, फिर एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे कि वहां पर सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, जिसे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। दैट इज नो मोर एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड या डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसी स्टेज को, वहीं पर वो सॉल्युबिलिटी वर्ड आएगा। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट का, जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उस सॉलिड का किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाना। लिक्विड और लिक्विड इसमें सैचुरेशन नहीं बनेगा।
या तो लिक्विड लिक्विड डिसॉल्व ही नहीं होंगे अगर उनका नेचर सिमिलर नहीं है, और डिसॉल्व हो जाएंगे तो कितने भी डिसॉल्व हो जाएंगे। आप एक लिक्विड कम ले लें, दूसरा लिक्विड बहुत ज्यादा ले लें, डिसॉल्व करो हो जाएंगे, इक्वल ले लें डिसॉल्व हो जाएंगे। जिस प्रोपोर्शन में लो डिसॉल्व हो जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी में लिक्विड लिक्विड का कोई केस नहीं बन रहा है यहां पर, ये नहीं। गैस लिक्विड जरूर है, गैस को किस में डिसॉल्व करेंगे? लिक्विड में। तो वही बात, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ गैस इन ml which can be dissolved in per volume of solvent, यानी जो गैस है उसको हम वॉल्यूम में ले रहे हैं, और गैस में डिसॉल्व, गैस का डिसॉल्व हो जा रहा है किसी लिक्विड में पर वॉल्यूम, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अब मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं तुमसे, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है भाई? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in particular type of liquid at a particular temperature. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब मैंने आपसे बोला है कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड की भी है और सॉल्युबिलिटी गैस की भी है। तो यहां मैंने लिखा नहीं है कि सॉल्यूट मास में लेना है, ग्राम में लेना है या ml में लेना है, क्योंकि दो सॉल्युबिलिटी होने वाली है अभी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जरूर पर्टिकुलर नेचर होगा जो अभी बताने वाला हूं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसका मतलब भाई सॉल्युबिलिटी नंबर एक तो ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी तुम्हारे पास में सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है, और तुम्हारे पास में सॉल्यूट कौन है? सॉलिड है। दूसरा जो पार्ट होने वाला है, दूसरा सेकंड, solubility of a gas in a liquid। देखो जरा दोनों को एक मिनट के लिए, solubility of a solid in a liquid, solubility of a gas in a liquid। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, solubility of a solid in a liquid, मतलब maximum amount of solid solute in gram, maximum amount of solid solute, या solid आ जाएगा, solid solute in gram which can be dissolved in particular type of liquid at a particular temperature। यानी maximum, समझ गए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, इसके लिए सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम which can be dissolved in particular type of liquid at a particular temperature। तो solubility of a solid in a liquid ये हुआ। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का लिक्विड लेना है, मान लो H2O ले लिया, और उसमें आपको सॉलिड को डिसॉल्व करना है, NaCl को डिसॉल्व करना है, शुगर को डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व यानी जो डिसॉल्व हो जाए, जो डिसॉल्व हो जाए, इसीलिए पर्टिकुलर वर्ड लगाया मैंने यहां पर, जो डिसॉल्व हो जाए। अगर आप किसी ऐसे लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हैं जो डिसॉल्व ही नहीं हो सकता, किसी ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वाटर में, नेचर अलग है, चैप्टर की शुरुआत में बता चुका हूं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, तो शुगर को या सॉल्ट को लो और वाटर में डिसॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कब तक? जब तक वो शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, उसी को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसके फैक्टर अफेक्टिंग की बात आती है, फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये हो गया, दोनों के लिए सिमिलर होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, पहला नहीं सेम होगा, नेचर ऑफ
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट चैप्टर की शुरुआत में बताया था मैंने कि जैसे भाई NaCl है, NaCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हो जाएगा, अगर आप CCl4 को किसी बेंजीन में डिसॉल्व करोगे, किसी बेंजीन या बेंजीन में डिसॉल्व करोगे C6H6 तो डिसॉल्व हो जाएगा। यानी NaCl एक पोलर कंपोनेंट है और H2O भी एक पोलर है, ये एक नॉन पोलर कंपोनेंट है, नॉन पोलर, और बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर कंपोनेंट। चैप्टर की शुरुआत में बताया था मैंने आपको। तो NaCl की सॉल्युबिलिटी H2O में ज्यादा है, CCl4 की सॉल्युबिलिटी बेंजीन में कम है, NaCl की सॉल्युबिलिटी बेंजीन में कम है और CCl4 की सॉल्युबिलिटी H2O में कम है। तो इसका मतलब ये हुआ लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसे कंपोनेंट में एक जैसे को ही डिसॉल्व कर सकते हो, यानी सिमिलर नेचर के कंपोनेंट ही आपस में मैक्सिमम अमाउंट तक, सैचुरेशन तक डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और जिनका नेचर सिमिलर नहीं है वो डिसॉल्व नहीं हो सकते या बहुत कम डिसॉल्व होंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग में नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मींस लाइक डिसॉल्व लाइक, और लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब समझ गए आपके, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, या तो दोनों पोलर हो और या दोनों नॉन पोलर हो। इस बात का ध्यान रखना है, मैंने चैप्टर की शुरुआत में भी ये बात बताई थी, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट आता है, सेकंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो गया। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा? तो टेम्परेचर के यहां पर दो केस बन गए। टेम्परेचर के, अगर आप सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो इसके दो केस बन गए। यानी अगर आप सॉल्यूट को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो और वो सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है, कैसा है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन से होते हैं? जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें एनर्जी चाहिए। तो जब तुम सॉल्यूशन बनाओगे तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो। ली चैटेलियर प्रिंसिपल लग गया है 11th में, अगर तुम्हें याद हो। एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। दूसरा केस बन जाएगा यहां पर एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक, अगर सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाए, क्योंकि ये खुद एनर्जी रिलीज कर रहा है। टेम्परेचर की जरूरत नहीं है इसे, जब टेम्परेचर की जरूरत है नहीं, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तुम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, तो भाई सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी? इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर के दो केस बन गए यहां पर। और अब बारी आई प्रेशर की। थर्ड, प्रेशर। तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लिक्विड, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, इस पर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सॉलिड है या लिक्विड है, लिक्विड की तो बात ही नहीं कर रहे हम। सॉलिड को अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो तो सॉलिड पहले से ही कंप्रेस है। सॉलिड जो होता है, सॉलिड की शेप फिक्स होती है। जब सॉलिड की शेप फिक्स है तो सॉलिड पहले से ही कंप्रेस्ड है। अब तुम उस पर फिर से प्रेशर लगा रहे हो, तो प्रेशर के लगाने से उस सॉल्यूट की शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही कंप्रेस है, ठीक है ना। अब दूसरे केस की बात करूंगा मैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। फिर से करता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। फिर तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहली बात आई सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर। दोनों का नेचर सिमिलर है तो डिसॉल्व हो जाएंगे मैक्सिमम अमाउंट तक, सैचुरेशन तक। अगर दोनों का नेचर सिमिलर नहीं है तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सेकंड केस मैंने बताया टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर के लिए दो केस बन गए, नंबर एक एंडोथर्मिक, नंबर दूसरा एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक
एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर एक्सोथर्मिक का केस है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो सॉल्यूट है, वो जो सॉल्यूट है सॉलिड में, वो पहले से ही कंप्रेस है, और जब पहले से ही कंप्रेस है तो उस पर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ठीक, अब इसकी बारी है, नोट डाउन कर लेना, ये स्क्रीन पॉज करके। सेकेंड पार्ट है तुम्हारा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। इसका मतलब यह हुआ भाई कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस सॉल्यूट, जो कि ml में है, cc में है, सेंटीमीटर क्यूब, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ गैस सॉल्यूट which can be dissolved in per volume of liquid at a particular temperature to form saturated solute। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ गैस सॉल्यूट, जो कि ml में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, which can be dissolved in per volume of a liquid at a particular temperature to form saturated solution। गैस को डिसॉल्व करना है, हालांकि गैस ज्यादा डिसॉल्व नहीं होती, गैस को डिसॉल्व करना है जब तक कि वो सैचुरेशन में ना आ जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। अब मैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग की बात करता हूं। फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट तो हो चुका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो बता चुका मैं अभी फर्स्ट वाले में। सेकंड टेम्परेचर, यहां अभी थोड़ी देर पहले हुआ था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड, यानी सॉलिड का किसमें डिसॉल्व होना, लिक्विड में डिसॉल्व होना। वहां टेम्परेचर इंक्रीज करने से ज्यादातर केसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, जो एक्सोथर्मिक होते हैं। ज्यादातर मोस्टली केसेस एंडोथर्मिक के हैं, और उनमें सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यहां टेम्परेचर है किसका, गैस इन लिक्विड, कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व है, कोई भी गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व है, और उसका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो उसमें गैस डिसॉल्व थी, वो गैस उसमें से बाहर निकलने लगेगी, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी या घटी, डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है थ्योरेटिकल, 1 नंबर का बोर्ड में भी आया हुआ है, 1-2 साल पहले आया था, तो पिछली से पिछली बार आया था, यानी जो पेपर हुआ है इससे पिछली बार। तो क्वेश्चन क्या है, एक्वेटिक स्पीसीज फील मोर कंफर्टेबल aquatic species feel more comfortable in cold water rather than hot water। Aquatic species feel more comfortable in cold water rather than hot water।
पर y, तो y लिख सकते हो, यहां कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। देखो ये कह रहा है जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो स्पीसीज जो पानी में रहती है वो ज्यादा अच्छा फील करते हैं, उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है ठंडे पानी गर्म पानी की कंपैरिजन में। ठीक है, अब जैसे मछली गर्म पानी में तुमने डाल दिया, ठीक है, तो वो तो मर जाएंगे, या सोच रहे हो कि गर्म पानी में उबल जाएंगे? इतना गर्म नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी, नॉर्मल सा गर्म। ठीक है, तो अभी अभी तुम्हें पता लगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, तो पानी में है ऑक्सीजन, मछलियों को चाहिए ऑक्सीजन जो पानी में डिसॉल्व है पहले से ही। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया या सोलर एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ गया, तो सोलर एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ गया तो जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने से उसमें जो ऑक्सीजन डिसॉल्व थी वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी। जब वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी तो अब उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जो उसमें मछली है उन्हें, जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज है उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कैसा हो गया, कम। इसीलिए जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है सोलर एनर्जी से, तो सोलर सिस्टम से क्या होता है सोलर एनर्जी से, कि जो वाटर का सरफेस है, क्योंकि एनर्जी आ रही है ऊपर से, धूप आ रही है पानी के सरफेस पर, तो वहां सरफेस ही गर्म होगा, नीचे तक पानी गर्म नहीं होता है। तो जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं गर्मियों में ज्यादातर कहां चले जाते हैं, पानी में नीचे, क्योंकि वो ठंडा होता है लिक्विड और उसमें ऑक्सीजन के अमाउंट ज्यादा है, और जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है जी, तो पहली बात क्लियर हुई, दूसरी बात क्लियर हुई, और उसी दूसरी बात पर ये क्वेश्चन था, ये पेपर में आ जाता है। थर्ड, प्रेशर, बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी में, जब से हम पढ़ा रहे हैं अब तक। शुरुआत में मैंने सॉल्युबिलिटी बताया, सॉल्युबिलिटी के दो पार्ट बताए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा पार्ट बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के मैंने फैक्टर अफेक्टिंग बताए, तो कोई खास चीज उसमें इंपॉर्टेंट नहीं थी, ना कोई न्यूमेरिकल था ना कुछ। यहां है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की कुछ फैक्टर अफेक्टिंग, इसका एक पार्ट है। थर्ड, प्रेशर, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आएगा। न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो तुम्हें समझना होगा। यानी प्रेशर को बढ़ाने से, प्रेशर, ये रहा प्रेशर, इसको बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी किसी, क्यों बढ़ जाएगी, इसका मतलब यह है कि गैस कंप्रेस होने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। गैस की शेप फिक्स नहीं है, गैस दूर तक फैली हुई है, पार्टिकल दूर दूर तक है, तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कंप्रेस होने के, तो इसलिए प्रेशर के बढ़ाने से गैस की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है, घुल जाती है ज्यादा, तो प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब इस पर इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ, हेनरी। ठीक है, तो हेनरी लॉ मैं ऊपर ही बताऊंगा, ये सब नोट डाउन करो, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है बच्चों, हेनरीज लॉ, हेनरीज साइंटिस्ट का नाम है भाई हेनरी। तो क्या लॉ दिया है इसने? इसने दिया है कि कोई भी गैस अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। किसी भी गैस को अगर आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, किसी भी गैस को अगर आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, तो उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व करोगे उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तो एग्जांपल तुम्हें समझने, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ले लें। अब कोल्ड ड्रिंक में क्या है, आप दो बोतल लें, ठीक है, एक बोतल के आपको कैप को खोलना है विदाउट डिस्टर्बिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोटल्स। जो उस बोतल के अंदर लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कैप को ओपन करें बस, तो तुम्हें केवल गैस के निकलने की साउंड आएगी और कुछ नहीं होगा।
दूसरी बोतल को शेक कर रहा है, जबरदस्ती शेक कर दो, शेक करके ढक्कन को खोलो, अब उसमें से लिक्विड बाहर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? कंसंट्रेशन तो सिमिलर है। इसका मतलब यह है कि पहली वाली जो बोतल थी उसमें गैस ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व नहीं थी, कम अमाउंट में डिसॉल्व थी, तो गैस कम थी यानी सॉल्युबिलिटी कम है, तो प्रेशर भी कम हो गया। अब दूसरे वाले केस में तुमने जबरदस्ती गैस को डिसॉल्व किया है, तो जब जबरदस्ती गैस को डिसॉल्व किया है, ठीक है ना, तो उसका प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए वो प्रेशर के साथ बाहर आ गई, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो हेनरी ने क्या बताया? हेनरी ने बताया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ गैस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड is directly proportional to the pressure of the gas। या मैं ऐसे लिख दूं, solubility of a gas in a liquid, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas at a particular temperature, particular temperature। ठीक है, अब क्या बताया इसने? इसने बताया कि solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। यानी कोई गैस, कोई भी गैस अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो उसका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, जो मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया। ठीक है, तो लिखो जरा, यानी देखो जरा, मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। m प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो kh आ गया। p kh तो आप जानते होंगे, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, नाम है भाई, अपने नाम पर दिया है इसने, हेनरी कांस्टेंट। अब kh तुम्हें निकालना है, kh इक्वल, तो kh इक्वल क्या हो जाएगा? m बाई p। तो ये kh की वैल्यू होगी। अगर आप यहां पर यूनिट की बात करोगे तो यूनिट हो जाएगा ग्राम पर बार, ग्राम पर बार। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हुआ, इस पर बेस्ड एक ही न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में, और कोई नहीं। ठीक है, दूसरा जो इसने बताया है, जो इसने मास की बात की है, इसको मोल फ्रैक्शन में बताया गया है। इसने बोला है कि पार्शियल प्रेशर, पार्शियल, या तो डेफिनेशन ये लिख दें या ये लिख दें, बात एक ही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of that gas in a particular type of liquid, in a particular type of liquid at a particular temperature, at a particular temperature। ठीक है, तो क्या बताया गया? पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या है भाई? देखो, ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड H2O है। अब यहां एक गैस है O2, एक गैस है N2, एक गैस है H2, O2 N2 H2। तो O2 का अपना जो प्रेशर इसके सरफेस पर होगा, मैं क्या बोलूंगा? पार्शियल प्रेशर। N2 का जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। H2 का जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2।
टोटल प्रेशर की बात करोगे तो इसको ऐड कर देना, जोड़ देना, जितना जितना जिसका होगा, O2 का, N2 का, H2 का, तो जितना जितना प्रेशर होगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हो जाता है टोटल प्रेशर। यहाँ क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। तो पार्शियल प्रेशर मैंने कोई बी गैस ले ली, पार्शियल प्रेशर कोई भी ले ली, A X Y Z कुछ भी, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of that gas, यानी पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। तो Pb प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, कांस्टेंट आएगा Kh और ये आ जाएगा Chi-b मोल फ्रैक्शन। अब यहां पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। तो यहां क्या कहना चाह रहा है, तो समझना जरा बात को, ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन के। अब ये मोल फ्रैक्शन मतलब ये है कि O2 का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा, मोल का फ्रैक्शन, O2 के मोल का फ्रैक्शन जितना ज्यादा इसके अंदर होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो इसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। O2 के जो मोल हैं 1 2 4 10 20 50 जो भी होंगे, O2 के जितने मोल इसके अंदर डिसॉल्व हैं, डिसॉल्व हो गए। अब डिसॉल्व हो गए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई किसकी, O2 की, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसका प्रेशर भी ज्यादा। तो O2 के जो मोल हैं, ठीक है ना, O2 के जितने ज्यादा, O2 के मोल का फ्रैक्शन जितना ज्यादा इसके अंदर होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, मतलब पार्शियल प्रेशर होगा, या तो इसके या इसके। इसके मोल का फ्रैक्शन जितना ज्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसके मोल का फ्रैक्शन ज्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये आ गया यहां पर। अगर आपको KH निकालना है तो KH हो जाएगा यहां पर Pb अपॉन में Chi-b। ये फॉर्मूला लगेगा ज्यादातर न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब मैं आपसे यूनिट की बात करता हूं, यूनिट KH इक्वल Pb, और Pb की यूनिट है बार, या Pb की P इज द प्रेशर, इसकी यूनिट है ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसकी यूनिट है mm ऑफ Hg, या इसकी यूनिट है पास्कल, पास्कल भी एक यूनिट होती है, या इसकी यूनिट है टॉर, टॉर भी प्रेशर की एक यूनिट होती है TOR, टॉर, अपॉन मोल फ्रैक्शन, अपॉन मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो इसका मतलब जो प्रेशर की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, मोल फ्रैक्शन की यूनिट होगी, ठीक है। तो ये बना तुम्हारा फॉर्मूला यहां पर। तो इस फॉर्मूले से ज्यादातर क्वेश्चन होंगे तुम्हारी बुक में भी और एक्सरसाइज में भी, ठीक है। और कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन एक दो एग्जांपल में बताने की कोशिश करता हूं, ये बोर्ड मिटाता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन आया तुम्हारा सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड, हेनरी लॉ पर भी बेस्ड। हाउ मेनी moles of N2 gas would dissolve in 1 liter of H2O? How many moles of N2 gas would dissolve in 1 liter of H2O? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, given that, या मैं बोलूं आपसे KH दिया है, KH, if KH is, ऐसे लिख लेता हूं, if KH is 76.48 किलोबार at constant temperature, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना भाई, at constant temperature. How many moles of N2 gas would dissolve in 1 liter of H2O? Assume that N2
गैस exert a partial pressure, N2 गैस जी, N2 गैस exert a partial pressure of 0.987 बार, अगर KH इतना दिया है आपको कांस्टेंट टेम्परेचर पर। सबसे पहले सिंबल आप नोट कर लीजिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये सॉल्यूशन शुरू हो गया, यहां से सॉल्यूशन दिखाई दे रहा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कॉमा पार्शियल प्रेशर PN2 इक्वल 0.987 बार, ये वैल्यू आपको दी है, ठीक है। मैं गलत लिख गया हूं, ये KH है बच्चों, ये KH है, ये रहा, अरे क्या सही था, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.987 बार, ठीक है, और KH जो आपको दिया है ये रहा KH, ये रहा KH, ठीक है ना, 76.48 किलो बार 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। चलते हैं भाई, फॉर्मूला बताओ क्या कराया मैंने आपको, मैंने बताया था पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, गैस कौन सी है, N2, partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of that gas, mole fraction जब partial pressure को आपको जब proportionality को हटाया तो कांस्टेंट आ गया था KH, और यहां आ गया chi N2, क्लियर। अब हमें फाइंड करना है मोल, तो इसमें तो मोल मिलेगा नहीं, इसमें भी मोल नहीं मिलेगा, मोल मिलेगा इसमें, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल कितना आ जाएगा ये तुम्हारे पास में, PN2 अपॉन KH, मोल यहां है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 PN2 इज दिस 0.987 अपॉन KH, और KH ये रहा 76.48 इंटू 10 टू पावर 3, क्योंकि किलो बार बोल रहा है, ठीक है। अब देखो इसके मोल आपको फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, पहले सॉल्यूशन आपको बता दूं, जैसे मैं करता हूं उस तरीके से कि सॉल्यूशन बन रहा है N2 और H2O से मिल करके, N2 को डिसॉल्व किया गया 1 लीटर वाटर में, तो दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बना। N2 के मोल निकालने हैं, H2 दे दिया, यहां दे दिया वॉल्यूम इक्वल 1 लीटर, अगर ये 1 लीटर है वॉल्यूम H2O का, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, तो इसका मतलब इसका मास भी 1000 ग्राम है, ये 1000 ग्राम है, यहां देखें, क्यों 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर बोल रहा है, वाटर, और वाटर की डेंसिटी होती है 1, आपको पता होगा डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, मास निकालना है तो मास इक्वल हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास इक्वल हो जाएगा डेंसिटी वाटर की अंडरस्टूड है, वही पता है आपको 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर, तो 1 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा 1000 ml, तो मास इक्वल आ गया 1000 ग्राम, ये आप देख सकते हो, करने की जरूरत नहीं है, वैसे वैसे ही पता लग जाता है इसका, तो इसका मतलब H2O का जो मास है वो कितना है 1000 ग्राम, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और गिवन वेट कितना दे दिया 1000 अपॉन 18, तो कितना आ गया 55.55 मोल्स, ये किसके मोल है H2O के मोल है, तो भाई इसको उठा करके यहां रखिए, तो कितना आ गया N2 इक्वल N2, इस अमाउंट को मैं नेगलेक्ट कर देता हूं, बहुत कम मान लेता हूं क्योंकि N2 डिसॉल्व बहुत कम होता है, तो अपॉन में 55.55, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 ये है, इसको उठा के यहां रखूंगा मैं, N N2 अपॉन 55.55
इक्वल 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10 टू पावर 3। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में डिवाइड कर देना, आ जाएगा जो भी आंसर आएगा आपका। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग 10 टू पावर -4-5 के आसपास आएगा। देख लेना, करो इस क्वेश्चन को जरा। ठीक है, 1 लीटर दिया है, 1 लीटर को आपने किसमें बदल दिया? मास में। एक बार फिर बता देता हूं, पहली बार देख रहे क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स, मोल निकालना है आपको। मोल निकालने के लिए सबसे पहले मैंने पता लगाया कि सॉल्यूशन बना हुआ है N2 और H2O से। मुझे N2 का मोल निकालना है, H2O का वॉल्यूम दिया है, पानी की डेंसिटी 1 होती है, इसलिए मास भी इसका कितना गया? 1000 ग्राम आ गया। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा करके वैल्यू पता लगी मुझे, ये आ जाएगा तुम्हारा N2 अपॉन इतना। इसको यहां रख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो इसको जरा। एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, यानी हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। ऑक्सीजन विल हैव अ solubility, ऑक्सीजन विल हैव अ solubility of 0.05 gram per liter in H2O at 293 Kelvin. KH for O2 is 34.86 kilobar. Assume the density of solution to be same as that of solvent, यानी वाटर की डेंसिटी लिखी जो देता हूं मैं सीधे सीधे कि डेंसिटी ऑफ H2O इक्वल, डेंसिटी पूरा लिख देता हूं, कभी तुम D कुछ और समझो। डेंसिटी ऑफ H2O कितना? 1 ग्राम पर ml, ये इसकी दे दिया। क्वेश्चन आया समझ में क्या कह रहा है? एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, याद रखना कि आपको निकालना है O2 का पार्शियल प्रेशर। दिया क्या क्या है? बस ये बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी O2 इतने ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व है, और ये दिया है आपको KH, तो KH लिख देता हूं। KH इक्वल 34.86 किलो बार इंटू 10 टू पावर 3 बार। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसका मतलब सॉल्यूशन जो बन रहा है वो O2 और H2O से बन रहा है। सॉल्यूशन O2 कितना हो गया? 0.05 ग्राम पर लीटर, तो ये कितना हुआ तुम्हारा? 1 लीटर। कितना? 1 लीटर में इतना डिसॉल्व है, 1 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया 1000 ml, 1000 ml। हालांकि आप 1000 ml में से इसको माइनस करोगे, 1000 माइनस 0.05, तो वो नियरली अबाउट 1000 ही आएगा, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट है, बहुत कम। तो 1000, अब इसका जो मास है वो भी तो 1000 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डेंसिटी कितनी दी है भाई? 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, और मास इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल डेंसिटी 1 ग्राम पर ml इनटू 1000 ml, ml से ml कैंसिल, तो मास आ गया 1000 ग्राम। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स O2 निकालिए। पहले मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास, मोलर मास, O2 का मोलर मास कितना हुआ? 32, और H2O का मोलर मास कितना हुआ? 18 ग्राम पर मोल। अब मोल मिल निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, O2 के मोल 32, सॉरी ये है मास 0.05 अपॉन 32। कैलकुलेट करिए आप। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी भाई
1.56 10 टू पावर जो भी आएगी आप लिख देना -3 के आसपास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O गिवन वेट कितना 1000 अपॉन 18 55.55, ये इसके मोल आ गए, मोल है ये भाई, मोल्स, और ये भी क्या है, मोल्स। निकालना क्या है, प्रेशर। पहले मोल फ्रैक्शन निकाल ली, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल O2 का मोल 1.56 10 टू पावर -3 अपॉन 1.56 10 टू पावर -3 प्लस 55.55 सॉल्व करोगे, कर दोगे साहब, -3 से -3 इसको इसमें ऐड करो, डिवाइड करो, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तुम्हारा 2.8 समथिंग इंटू 10 टू पावर -5। भाई कैलकुलेशन जरूर कर लेना, आप लोग भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो कैलकुलेशन जरूर करना। ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब फॉर्मूला यहां, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल KH इंटू काई O2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 KH कितना दे रखा है तुमको, 34.86 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू काई कितना आ गया 2.81 इंटू 10 टू पावर -5, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इतना बार, ये आ गया। कैलकुलेट कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। वैसे 1 बार के आसपास आएगा आंसर, 0.987 बार, लगभग 1 के आसपास ही होता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना अच्छे तरीके से लिखो। तो मैंने आज तुम्हें बताया सॉल्युबिलिटी में बताया हेनरी लॉ, उस पर बताया न्यूमेरिकल, उसके बताया फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। थोड़े बहुत इसके एप्लीकेशन हैं, एक दो वो आप देख सकते हो, थ्योरी है बिल्कुल वो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। नंबर 1 तो सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक में जब यूज करते तो हेनरी लॉ का यूज होता है, क्योंकि गैस ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होती है। दूसरा, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ जो गैस का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वो जाते हैं तो उसमें हीलियम का यूज करते हैं ताकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाए ब्लड में, ठीक है, घुल जाए वो अच्छे तरीके से, बबल्स ना बने N2 गैस के। बबल्स नहीं, पहले क्या होता था, बबल्स बन जाते थे बॉडी में, और जो स्क्यूबा डाइवर्स थे उनकी बॉडी में पेन होता था बहुत ज्यादा, जिसे हम बैंड्स बोलते थे। एक एप्लीकेशन है कि जो हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं, पहाड़ों पर जब तुम जाओगे तो वहां ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है। जब ऑक्सीजन कम है वहां पर, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो तुम्हारे ब्लड में कम डिसॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से माइंड तक ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता है, और तुम्हारी सोचने और समझने की जो कंडीशन है, पोजीशन, वो थोड़ी कम हो जाती है, वहां प्रॉपर्ली आप थिंक नहीं कर पाते चीजों के बारे में, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एनोक्सिया। तो एनोक्सिया देख लेना, बैंड्स देख लेना, ये थ्योरेटिकल है, एक दो चीजें जो मैंने अभी आपको बताई। अब अगली क्लास मिलेंगे कल, बाय।